नमस्कार साथियों, वेलकम टू हेलो पीवाईक्यू। साथियों, इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 में आए हुए साइंस पोर्शन में बायोलॉजी सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन का कंसेप्चुअल डिस्कशन। साथियों, यदि आप इस वीडियो को अपने फुल्ली कंसंट्रेशन और डेडिकेशन से देखते हैं तो यकीनन इस वीडियो के अंत तक आप पाएंगे कि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को क्वेश्चंस के माध्यम से एक बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। आगे आने वाले पार्ट 2 के अंत तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम इस सेशन के माध्यम से गो थ्रू होंगे, बिल्कुल सेम जैसा हमने फिजिक्स को कवर किया था। तो चलिए इस शुरू करते हैं इस बायोलॉजी की शानदार यात्रा को। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा और पार्ट 2 जो है वो इसके जस्ट नेक्स्ट बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि यहाँ एएलपी 25 तारीख को शिफ्ट 1 में आया हुआ था। साथियों, मैंने हर एक क्वेश्चन के सामने उसकी शिफ्ट वाइज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सी शिफ्ट में किस तरीके से फ्रेम हुआ था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एटीपी के उत्पादन से कौन सा कोशिकांग जुड़ा हुआ होता है? विच सेल ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड विद जनरेशन ऑफ एटीपी? एटीपी से आप क्या समझते हैं? देखिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से केमिकल कंपाउंड है जो कि सेल्स में एनर्जी का काम करता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी के अणु अपनी ऊर्जा रिलीज करते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। यह जो एनर्जी है ये कोशिकाओं के कई प्रोसेस, जैसे कि हमारी मसल्स के स्क्रिंच यानी कि उनके संकुचन में, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में और सेल डिवीजन में उपयोग होती है, ठीक है। एटीपी को हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अगर हम बात करें तो इसको हम ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं एटीपी को, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, क्योंकि यह शरीर के हर कोशिका में ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि जो कोशिका है वो शरीर की फंडामेंटल यूनिट है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेल एक तरीके से सबसे मूलभूत इकाई है, और जो एक ही तरह का कार्य करती है वो सभी सेल जो है आपस में मिलकर के टिश्यूज़ का निर्माण करती है। काफ़ी सारे टिश्यूज़ हैं वो मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। फिर ऑर्गन बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है बॉडी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सेल एक बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। बात करें अगर ऑप्शन ए की, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस यह कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक। यह हमारी बॉडी की ऊर्जा को एटीपी के रूप में बदलता है। जो हमारी जो एनर्जी जो होती है बॉडी की, उसको माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एटीपी की फॉर्म में चेंज कर देता है, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की बैटरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की बैटरी, यानी बैटरी ऑफ सेल, क्योंकि यह सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बात करें अगर ऑप्शन बी की, यानी लाइसोसोम, ये क्या होता है? लाइसोसोम की अगर बात करें तो यह एक आत्मघाती थैली है किसकी? कोशिका की। इसमें कुछ खास एंजाइम्स होते हैं जो कि कोशिका के अंदर की बेकार या नष्ट हो चुकी चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। यह कोशिका के अंदर गंदगी और खराब चीज़ों को साफ करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुसाइडल बैग है किसका? कोशिका का, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? ये होती है प्लांट सेल्स में, ठीक है। यानी कि यह जो सूर्य की जो रोशनी है, सन रेज, उनका उपयोग करके भोजन बनाने का काम करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट मेन रोल अदा करता है, ठीक है। और यानी कि यह कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में बदल देता है, जिससे पौधा अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है। बात करें ऑप्शन डी की, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह भी एक तरीके से कोशिका का अंग है, यानी कि सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर एक नेटवर्क जैसा होता है। मान लीजिए ये कोशिका है और ये न्यूक्लियस है, तो इसकी जो संरचना है वो ऐसे होगी कुछ ना कुछ, किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि प्रोटीन और अन्य जरूरी चीज़ों की उत्पत्ति
यानी कि उनका जो प्रोडक्शन है, और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? प्रोटीन और फैट, इनका प्रोडक्शन करता है कौन? ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रफ और एक होता है स्मूथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। आर से रफ और आर से राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? राइबोसोम्स। और ये प्रोटीन कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जैसा कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर डॉट 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 कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, किस पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जो कि हम कह सकते हैं कि ये RER है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। अब एक आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, और यह फैट, किसका? फैट और हार्मोन बनाने में मदद करता है। फैट और हार्मोन बनाने में मदद करता है कौन? स्मूथ ER, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि शिफ्ट 1 में आया हुआ था 25 तारीख को ही। निम्न में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स? स्ट्रेटेड मसल्स से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्ट्रेटेड मसल्स का मतलब होता है रेखित पेशियां, ठीक है। यानी कि ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? इनका स्ट्रक्चर होता है बेलनाकार, एकदम स्ट्रेट होता है एकदम, ठीक है, बेलनाकार पाइप की तरह होता है, और ये इनमें कोई भी प्रकार की कोई ब्रांच नहीं होती है, ठीक है, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और ये एकदम सीधी होती हैं, और इनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, कई सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। यानी कि हर कोशिका में एक से ज़्यादा नाभिक होंगे। अगर ये सेल है तो इसमें, अगर ये सेल है तो इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, किसमें? स्ट्रेटेड मसल्स में, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रेटेड मसल्स की, तो इन पेशियों का जो काम है वो शरीर के हिस्सों को गति देना और मांसपेशियों को सिकोड़ने का काम होता है। ये जो मसल्स हैं ये हमारी बोन्स से जुड़ी हुई रहती हैं। ये जो मसल्स हैं ये हमारी किससे जुड़ी हुई रहती हैं? बोन्स से, यानी कि हड्डियों से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है, जैसे कि हाथ, पैर और अन्य शरीर के अंगों में। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल नर्व और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली स्पाइनल नर्व मिलकर किसका निर्माण करती है? क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। आइए सबसे पहले देखते हैं क्रेनियल नर्व क्या होती है। देखिए साथियों, क्रेनियल नर्व जो है ये नर्व ब्रेन से निकलती है। अगर ये ब्रेन है तो ये ब्रेन से निकलने वाली एक नर्व है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये क्या काम करती है? जैसे कि अगर हम आँख खोलते हैं, ठीक है, अगर हम आँख खोलते हैं और कुछ सुनते हैं और आँखों का जो मूवमेंट है ना, जो कुछ महसूस करते हैं, वो सब इस नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा? क्रेनियल नर्व के द्वारा, ठीक। स्पाइनल नर्व की अगर बात करते हैं तो स्पाइनल नर्व, ये नर्व रीढ़ की हड्डी, यानी कि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो यह रीढ़ की हड्डी में से निकलती है। ये शरीर के बाकी हिस्सों तक ये शरीर के बाकी हिस्सों तक, जो हमारा मस्तिष्क है उस तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। कौन? स्पाइनल नर्व। जैसे कि पैरों का चलना, हाथों का हिलना, ये सब। जब ये दोनों नर्व, कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ये दोनों नर्व जब मिलती हैं, ठीक है, ये मिलकर के काम करती हैं, तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये इनका फॉर्मेशन करती है, यानी कि हम इनको कंबाइंडली कह सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, ये शरीर के बाहर की तरफ, यानी कि आउटसाइड, कहाँ होता है? आउटसाइड, बाहरी हिस्सों से संदेश को लेकर के मस्तिष्क तक भेजता है। ये मस्तिष्क है, वहाँ तक भेजता है, और मस्तिष्क से शरीर तक संदेश पहुँचाता है, यानी कि जो इसके सिग्नल्स हैं, कौन? मैसेज सिग्नल, उनको इन्हीं नर्व के द्वारा वापस बॉडी पार्ट्स तक लाया जाता है। अगर हम और ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एक अंतःस्रावी तंत्र होता है। यह तंत्र क्या करता है? यह हार्मोन को रिलीज करता है।
अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो यह हार्मोन्स को रिलीज करता है। किसको? हार्मोन्स को। ठीक है, यानी कि यह वे तंत्र हैं जो कि हार्मोन से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि थायराइड, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, तो आदि। यानी कि ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से रिलेट नहीं करते हैं। बात करते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एएनएस। एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से इसके नाम में ही पता चल रहा है हमें कि ये ऑटोमेटिक इनका रिस्पॉन्स होता है। कैसे? कि ये सिस्टम शरीर के बिना, यानी कि हमारी मर्जी के काम करता है, यानी कि ये वॉलेंट्री एक्शंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? एएनएस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसे कि हमारी हृदय की धड़कन और श्वसन, यानी कि ये हमारी इनवॉलेंट्री होते हैं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि हमारी जो, जैसे हम हार्ट बीट होती है, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, इन सब में क्या है? एएनएस रिस्पॉन्सिबल होता है। हम एक तरीके से, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम कब सांस लें कब छोड़ें। सांस जो है ये चलती रहती है, हार्ट बीट धड़कती रहती है। तो ये सब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह केंद्र, यानी कि सेंटर है, यानी कि यह एक ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये इनसे बना होता है। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र इसके बाहर के नर्व नेटवर्क को बनाता है। किसके बाहर के? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र इसके बाहर का जो सीएनएस के बाहर का जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? पीएनएस। ये पीएनएस, ठीक है। तो यहां ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। तो यहां पर हम देखते हैं पिस्टिल का सूजा हुआ निचला भाग क्या होता है, और पिस्टिल का मध्य भाग, पिस्टिल का शीर्ष भाग और अंडाशय। अच्छा, इसको देखने से पहले हम बात करते हैं कि प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन को हम समझते हैं एक बार। रिप्रोडक्शन, तो उसको समझने के बाद में आप खुद ब खुद इसका आंसर लगा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लांट अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पर, तो जैसा कि आप एक फिगरेटिव माध्यम से देख सकते हैं कि ये एक फूल है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है और केवल समझने की दृष्टि से, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आखिर प्लांट रिप्रोडक्शन में कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। साथियों, इस जो ये टॉपिक है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट क्रिएट होते हैं कि जैसे कि स्टाइल कहाँ होता है, ये एंथर किसका पार्ट है, ठीक है, और पॉलिनेशन क्या प्रक्रिया है, पॉलन ट्यूब्स, पॉलन ग्रेन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो ये सब जो है वो मैं आपको यहाँ पर कंसेप्चुअली बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। साथियों, आप ये देख सकते हैं जो फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट। अगर हम बात करें मेल पार्ट की, तो सबसे पहले इन चीज़ों को शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और एक होता है क्रॉस, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। उसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पर अगर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि प्लांट में आखिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हमने देखा कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट की बात करें तो ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन, स्टामेन, ठीक है। अब स्टामेन को अगर बोलते हैं मेन पार्ट, इसके दो सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। इसको कंबाइंडली बोलते हैं स्टामेन। अगर हम बात करें फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट के तीन सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टिग्मा, फिर एक होता है स्टाइल, स्टाइल, और एक होता है ओवरी, ठीक है। इन तीनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि पिस्टिल जो है ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का, प्लांट का, तो ये है फीमेल पार्ट। और स्टामेन जो है, ये स्टामेन
ये किसका पार्ट है? ये है मेल पार्ट। अब साथियों ये जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है? साथियों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो एंथर है, ये एंथर है, ठीक है। तो यहाँ एंथर पर छोटे छोटे क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें बोलते हैं हम पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इनको हम पराग कण बोलते हैं। और ये जो फिलामेंट है, ये इस एंथर को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट देने का काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं पिस्टिल की। ये एक फीमेल पार्ट है। इसके 3 सब पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक। तो स्टिग्मा का कार्य क्या है? देखिए स्टिग्मा जो है यह एक तरीके से यह स्टिग्मा है, यहाँ ये स्टिग्मा है जो कि एक चिपचिपा भाग होता है, यानी कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स इकट्ठा होते हैं किस पर? स्टिग्मा पर। स्टाइल की अगर बात करें तो स्टिग्मा को सपोर्ट देने का कार्य करता है, यानी कि सपोर्ट है किसका? ये जो स्टाइल देख रहे हैं आप, ये स्टाइल है जो कि स्टिग्मा को सपोर्ट दे रहा है, ठीक। और बात करें फिर ओवरी की, तो ये अंडाशय, यानी कि यहाँ पर ओव्यूल यानी कि अंडाणु होते हैं, और जो कि निषेचन के बाद में क्या बनते हैं? सीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि परागकण। पॉलिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें कि नर पुष्प का परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स स्त्री पुष्प के तंतु यानी कि स्टिग्मा से यहाँ से और यहाँ तक, मैं पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है छोटे छोटे, ये यहाँ से उठ करके कहाँ आएंगे? ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा पर आ जाते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी तरीके से होती है, जिनमें मुख्यतः होती है कीटों द्वारा यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन, और हवा द्वारा यानी विंड पॉलिनेशन। कीटों द्वारा जो होती है जैसे कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आदि परागकण को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं। और विंड पॉलिनेशन में जैसे कि वानस्पतिक पौधों में होती हैं, जो कि जहाँ हवा परागकण को एक फूल से दूसरे फूलों तक ले जाती है। साथियों जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं किस पर? स्टिग्मा पर। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं ये एक ट्यूब है, ठीक है, पोलन ट्यूब, यानी एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। जब स्टिग्मा पर परागतंतु परागकण चिपकता है तो वह अंकुरित होता है और पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। तो इसने एक पोलन ट्यूब बना लिया, ठीक है। अब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल के माध्यम से, ये जो स्टाइल है इसके माध्यम से ओवरी की ओर बढ़ती है। कौन? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। कौन? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ बढ़ती है। इसमें मेल गैमेट्स होते हैं। किसमें? पोलन ट्यूब में। ये जो पोलन ट्यूब है इसमें मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब जो आगे चल करके फीमेल गैमेट के साथ मिलकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं यानी कि निषेचन करते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से अंदर का जो पार्ट है ये अंडाणु होता है यहाँ पे, यानी कि फीमेल गैमेट्स होता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को अगर हम समझें तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जब पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया, उसका फॉर्मेशन हो गया, तो अब क्या होता है कि ये जो पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मिल गए और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में जाइगोट बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर जाइगोट बनता है, ठीक है, यानी कि युग्मज बनता है जो एक नया पौधा बनने के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं सीड फॉर्मेशन की। ये जो हमने बात की सीड फॉर्मेशन की, ये क्या चीज़ है? निषेचन के बाद में यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बीज में बदल जाता है। यानी कि अगर बात करें ओव्यूल की, ओव्यूल मतलब अंडाणु, ये तो बदल जाता है, सॉरी, बीज में यानी कि सीड्स में। और जो ओवरी होती है यानी कि ये बाहर की जो ओवरी है, ये जो ओवरी है ये चेंज हो जाती है किसमें? फ्रूट में यानी कि फल में। ये फल में बदल जाता है, ठीक है, जिसमें बीज होते हैं। तो इस सीड के अंदर वह सभी जीन्स होते हैं जो भविष्य में नए पौधे के रूप में उगते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होता है। अंडाशय में हुआ निषेचन फ्रूट के रूप में विकसित होता है, और ओव्यूल जो कि निषेचन के बाद में सीड बनाता है यानी कि बीज बनता है, उसमें पौधे का विकास छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो आगे जितने भी पौधे बनते हैं यानी कि इसकी जो जनरेशन आगे बनती है वो सीड में छुपी हुई होती है, जो कि ओव्यूल से बनती है। किसमें? ओव्यूल से बनती है। और फिर बाद में क्या होता है? सीड जर्मिनेशन होता है यानी कि बीज का अंकुरण। जब सीड को उपयुक्त वातावरण मिलता है, एकदम कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, तो वह अंकुरित होता है। इससे एक नया पौधा उगता है और इस तरह प्रजनन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो यानी कि हमने देखा कि पौधों में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स और एक सुंदर प्रक्रिया है। इसमें परागकण का तंतु से यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका पोलन ट्यूब से अंडाशय तक पहुंचना यानी कि ओवरी तक पहुंचता है और पोलन ट्यूब का बनना होता है, ठीक है। युग्मज का मिलन होता है यानी कि जाइगोट बनता है फिर यहाँ पे,
और फिर बीज का निर्माण होता है, यानी सीड का फॉर्मेशन होता है। इस जो प्रोसेस से नए पौधों का जन्म होता है, जो कि जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग कौन सा होता है? जैसा कि हमने ये देखा, ये क्या है? ओवरी। ये जो ओवरी है, ये सूजा हुआ निचला भाग है। ये क्या है? ओवरी, यानी कि फर्स्ट में आएगा सी। ठीक, फर्स्ट की बात करें तो इसका जो है सी। पिस्टिल का मध्य लंबा भाग क्या होता है? देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मध्य लंबा भाग है, यानी कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच में ये कौन सा भाग है? ये है स्टाइल। ये पूरा स्टाइल का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये स्टाइल है। ठीक है, जो कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच में मौजूद है। तो यहां पर जो बी का जो आंसर होगा वो होगा वर्तिका, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं पिस्टिल का शीर्ष भाग कौन सा है? तो यहां देख सकते हैं आप, ये जो है ये शीर्ष भाग है। ये शीर्ष भाग है, क्या बोलते हैं इसे? स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पिस्टिल का शीर्ष भाग कौन सा है? ये है वर्तिकाग्र, यानी स्टिग्मा। तो सी का जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि थर्ड का ए ऑप्शन। ठीक, और अंडाशय में होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं? ये जो अंडाशय है, इसमें क्या होते हैं? इसमें ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, इसमें ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ का है वो हो जाएगा बी, यानी कि अंडाशय में बीजांड यानी कि ओव्यूल्स होते हैं। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। तो किस तरीके से मैंने आपको इसका जो कंसेप्ट है वो इस क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में, तो आपको ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है और रिवाइज मोड पर इनको देखते रहना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे, इस तरीके से उनका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि ताकि आपको लगे कि इस वीडियो के अंत तक, यानी कि इस सेशन के अंत तक आप ये पाएंगे कि हमारा जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट का जो रिवीजन है वो काफ़ी शानदार तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रेड्स निम्न में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? ट्रेड्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, ट्रेड्स एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी व्यक्ति या प्राणी में दिखाई देते हैं, जैसे कि आइस कलर हो गया, आइस कलर। ठीक है, आंखों का रंग, है ना, और बालों का रंग, हेयर कलर, हेयर कलर, और ऊंचाई यानी कि हाइट। ये लक्षण डीएनए से निर्धारित होते हैं। किससे निर्धारित होते हैं? डीएनए से। ठीक है, जो कि हमारे शरीर का एक जेनेटिक कोड होता है, जब यह डीएनए हमारी माता और पिता दोनों से मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें पैटर्नल डीएनए की। किसकी? पैटर्नल डीएनए की। तो यह वह डीएनए होता है जो हमारे पिता से आता है। जैसे कि अगर पिता का आंखों का रंग नीला है तो हमें भी नीली आंखों का रंग मिल सकता है। मैटरनल डीएनए की बात करें तो मैटरनल डीएनए वह डीएनए है जो कि हमारी माँ से आता है। ठीक है, अगर माँ के बाल काले हैं तो हमें भी काले बाल मिल सकते हैं। लक्षण दोनों से होते हैं, यानी कि ट्रेट्स जो हैं वो दोनों से डिपेंड होते हैं, यानी कि माँ और पिता के डीएनए से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमें दोनों से गुण मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है? देखिए, अगर बात करें हाई कॉन्सेंट्रेशन की तो ये होता है ऑप्शन डी, यानी कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक तरीके से, इससे पहले हम समझें कि पादप हार्मोन वह केमिकल, ये जो पादप हार्मोन है ये वे केमिकल पदार्थ होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि और उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये हार्मोन पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं और इनका जो प्रभाव है वो पौधों के विभिन्न कार्यों में पड़ता है। अब हम जानते हैं कि फलों और बीजों में कौन कौन सा जो हार्मोन है वो ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि अगर बात करें ऑक्सिन की, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पौधों की वृद्धि के लिए, यानी कि ग्रोथ ग्रोथ और विकास को कंट्रोल करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कौन? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, विशेष रूप से ये पौधों के स्टेम्स यानी कि तनों में और जड़ों में होता है। यह फल के आकार को बढ़ाने में मदद करता है। अगर कोई पूछे कि फ्रूट्स की जो शेप है उसको एनहेंस करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है ऑक्सिन हार्मोन। लेकिन बीजों और फलों में इसकी सांद्रता बहुत कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर बात करें सीड्स की, तो सीड्स और फलों में जो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका? ऑक्सिन हार्मोन का, वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उदाहरण के लिए कि पौधों की लंबाई बढ़ाने में ऑक्सीजन का योगदान होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि पौधों की लंबाई बढ़ाने में किसका? ऑक्सीजन का योगदान होता है। ठीक,
अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, एब्सिसिक एसिड की। तो यह हार्मोन पौधों में पानी की कमी से के समय सक्रिय होता है, यानी कि एक तरीके से स्ट्रेस हार्मोन है। क्या है? पौधों के लिए एक स्ट्रेस का काम करता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि यह स्ट्रेस हार्मोन से बचाता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। यानी कि जैसे कि मान लीजिए, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव। यानी देखो देखो, व्यक्ति जो हैं वो ही तनाव महसूस नहीं करते हैं, पौधे भी, प्लांट्स भी तनाव को महसूस करते हैं। कब? जब पौधों में पानी की कमी हो जाती है, तो उस टाइम क्या है कि ये जो एब्सिसिक एसिड है ये सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और सूखने से बचाने के लिए, यानी कि पत्तियों को गिरने से बचाने के लिए, गिरने से रोकता है। एब्सिसिक एसिड ये फलों या बीजों में ज़्यादा नहीं पाया जाता, फलों और बीजों में ये नहीं होता। ठीक है, बात करें ऑप्शन सी की, यानी कि जिब्रेलिन हार्मोन की। तो जिब्रेलिन हार्मोन को आप ऐसे रिलेट करिए, जेब्रा। ठीक है, जेब्रा, जेब्रा की तरह ये लंबाई से रिलेट करता है। ठीक है, यह जो हार्मोन है ये पौधों की वृद्धि, यानी कि उनकी ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ है और विकास में मदद करता है, यानी कि उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, इस ऑक्सिन हार्मोन जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पर जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये एक तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक तरीके से सहयोग कर रहा है, हेल्प कर रहा है। विशेष रूप से अगर देखें तो बीजों के अंकुरण, यानी कि जर्मिनेशन और फल के आकार को बढ़ाने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। अगर जिब्रेलिन की अगर बात करें तो यह एक तरीके से फल के आकार और जर्मिनेशन के लिए, किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन यानी कि बीजों के अंकुरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि यह भी फलों और बीजों में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साइटोकाइनिन से कम होती है। किसकी? जिब्रेलिन हार्मोन की। अब बात करें हमने साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन का मतलब होता है, इसमें एक वर्ड आ रहा है साइटो। 1 सेकंड गाइस, ये जो वर्ड है कौन? इसको कंप्लीट रिमूव कर देते हैं एक बार रफ। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है साइटो। ठीक है, साइटो का मतलब होता है कोशिका से रिलेट करना, यानी कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये कोशिकाओं के विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन, किसके? सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और फलों और बीजों में इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, क्या? उच्च सांद्रता होती है। गाइज, सेल डिवीजन से हम क्या समझते हैं? देखिए, हर कोई व्यक्ति जो है, हर कोई चीज़ है वो अपने आप को विस्तारित करना चाहती है, अपने आप में ग्रोथ चाहती है, और ये ग्रोथ क्या होता है? अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो सेल के डिवीजन से होती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब जब सेल डिवाइड हो रहा है, यानी कि उसको वृद्धि की स्टेट में जाना है, तो उसको और ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती होती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो सांद्रता है, किसकी? जिस हार्मोन की जरूरत है उसको डेवलप होने के लिए, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फलों और बीजों में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होती है, यानी कि हाई होती है। ठीक है, और कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन फलों को पकाने और बीजों को स्वस्थ रखने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रम का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है? तो डिवीजन ऑफ लेबर से आप क्या समझते हैं? देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये दोनों जीवों में होता है। श्रम का विभाजन से आप क्या समझते हैं? यह एक कार्य को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसे अलग अलग व्यक्तियों या ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि हर एक को अपना अपना कार्य एक तरीके से संभाल दिया जाता है। ठीक है, तो यह एक तरीके से जीवन के विभिन्न स्तरों पर होता है, जो हमारी लाइफ के विभिन्न पड़ाव हैं उनमें होता है, चाहे वो एक कोशिकीय हो यानी कि यूनिसेल्युलर हो, चाहे ये बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, ये दोनों में होता है। अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इसमें ये वे जीव होते हैं जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, सिंगल सेल, यानी कि एक कोशिका से बने हुए जीव होते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम, तो ये सब एक कोश के जीव है। यहाँ पर लेबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि एक कोशिका में विभिन्न अंग होते हैं। बात करें अगर एक कोशिका की, तो इसमें काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। सेल ऑर्गेनल की अगर बात करें तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो ये सारे ऐसे हैं जो सेल ऑर्गेनल, यानी कि एक सेल में कई सारे अंग होते हैं। ठीक है, जो कि हमने सेल चैप्टर में हमने देखा था।
तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अमीबा में पोषण, अगर अमीबा की बात करें तो इसमें पोषण और इसकी जो मोबिलिटी है यानी कि गतिशीलता, उनका कार्य एक ही कोशिका के द्वारा होता है। ये एक ही कोशिका है जो इनके ये सभी कार्य करती है, ठीक है। यानी कि इनके जो कार्य हैं, लेकिन जो ये कार्य हैं वो अलग अलग अंगों के द्वारा होते हैं। देखिए ऑब्वियसली बात है कि एक कोश के अगर जीव की बात करें तो एक कोश के जीवों में भी तो एक तरीके से कोशिका होती है, और उन कोशिका के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि उन सभी जो कोशिकांग होते हैं, वो सभी जो ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सभी अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। बात करें मल्टी सेलुलर जीव की, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये वे जीव होते हैं जिनमें कई कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कई कोशिकाएं होती है, ठीक है, कई सारी कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे हम मानव, जानवर और पौधों को अगर देख लीजिए तो इन जीवों में क्या है कि सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है, यानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और विभिन्न अंगों में विभाजित कार्य करती हैं, ठीक है। अब डिवीजन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है उनको कार्य तो करना ही पड़ेगा, यानी कि उनका जो हर एक ऑर्गन का अपना अपना कार्य होता है, हर एक सेल का अपना अपना एक कार्य होता है। जैसे कि मानव में हृदय का खून का संचार करना, ठीक है, ब्लड को पंप करने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो हृदय करता है। मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का जो काम है वो सोचने का, याद रखने का काम होता है, ठीक है। तो ये सब जो जैसे भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है, जो अपने जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उन सब में भोजन को पचाने का जो कार्य करता है। तो ये सारे जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसिडर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये दोनों जीवों में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें गलत युग्म की पहचान करनी है। गलत युग्म की पहचान कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषण स्तर, जीवाणु, चतुर्थ पोषण स्तर, छोटे मांसाहारी। तो अच्छा, इससे पहले हम समझते हैं कि ये आखिर किससे रिलेट करते हैं। साथियों आपने सुना होगा एक फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। इसमें एक एक इससे पहले एक चीज पढ़ते हैं, वो है पोषण स्तर की, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल की। इसमें आता है एक ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, यानी कि पोषण स्तर। यह उस स्तर को बताता है जिस पर एक जीव पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर, ये कोई जीव है, ये अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहता है, ठीक है। और यह एक श्रृंखला बनाता है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। साथियों सबसे पहले बात आती है ऑटोट्रॉफ्स की, यानी कि स्वपोषी की। किसकी? स्वपोषी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ये वे जीव होते हैं जो खुद अपनी भोजन बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अपना जो भोजन है वो खुद तैयार करते हैं। जैसे कि पौधे, ये फर्स्ट लेवल के, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। कौन? प्रोड्यूसर्स। अगर बात करें हम लेवल की तो ये फर्स्ट लेवल पर होते हैं। कौन? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो प्लांट्स, ये प्लांट्स जो हैं ये सूर्य की रोशनी का उपयोग करके खाना बनाते हैं। अब सेकंड लेवल पर आते हैं कौन? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। ये वे जीव होते हैं जो स्वपोषी को खाते हैं, यानी कि ये इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। किनके ऊपर? फर्स्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि ये पौधों को खाते हैं। इन्हें हम हरिता शब्द यानी कि हर्बीवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं ये सेकंड पोषण स्तर पर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर ये आ गए, सेकंड पर ये आ गए। कौन? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी, एक तरीके थर्ड जो लेयर होती है इनकी, थर्ड लेवल, उन पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर के अगर मैं एग्जांपल देखूं तो जैसे काउ, बफेलो, ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। जैसे कि भैंस, ठीक है। या फिर देखें तो चूहा देख लीजिए, ठीक है, चूहा, ठीक। अब अगर बात करें थर्ड जो है एक तरीके से सेकेंडरी कंज्यूमर की, तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं ये वे जीव होते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों को खाते हैं, यानी कि ये सेकंड लेवल पर अवेलेबल प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इनको बोल लीजिए चूहा, खरगोश, या अगर यहाँ सेकेंडरी पर आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर छोटे जानवर जैसे कि लोमड़ी, छोटा शिकारी जो कि खरगोश को खाता है, ठीक है,
लोमड़ी बोल लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, फॉक्स, ये थर्ड लेवल पर होते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। इसके बाद आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स यानी कि तृतीयक उपभोक्ता, ये फोर्थ लेवल पर आते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, जो कि थर्ड लेवल वाले यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं, जिनमें आ जाता है लॉयन, टाइगर, यानी ये बड़े मांसाहारी जानवर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट डीकम्पोजर की, डीकम्पोजर, ठीक, यानी कि जो अपघटन करते हैं, इनका जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है 5th नंबर का, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है। तो ये एक तरीके से फूड चेन है, और ये जो डिकम्पोजर हैं, ये अगर जब ये जो फोर्थ लेवल पर आने वाले जितने भी जीव हैं, जब ये मर जाते हैं तो एक तरीके से डेड, इनके जो शरीर होते हैं, डेड बॉडीज, उनको एक तरीके से उनको अपघटन करते हैं, कौन, बैक्टीरिया, और ये जो अपघटन कर करके प्लांट्स के लिए खाद का काम करते हैं, जो कि फिर दोबारा ये प्लांट्स के लिए जो भोजन तैयार करते हैं उनमें इनका कंसिडरेशन होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से फूड चेन होती है, फूड चेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर तो आता है कौन, ये आता है ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वयंपोषी, जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं जैसे कि प्लांट्स। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि होता है खरगोश यानी कि शाकाहारी जानवर, जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, ठीक है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जैसे कि फॉक्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, तृतीयक उपभोक्ता, जो कि फोर्थ लेवल पर होते हैं, ठीक, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है उनका, और जैसा कि ये होता है लॉयन, ये छोटे मांसाहारी जानवरों को खाते हैं। फिफ्थ आते हैं कौन सा, डिकम्पोजर यानी कि बैक्टीरिया, जो कि इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जब ये इनकी डेड बॉडीज होती हैं तो उनको अपघटित करने का काम करते हैं, कौन, बैक्टीरिया, ये फिफ्थ लेवल पर आते हैं, ठीक है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि फूड चेन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर गलत युग्म की पहचान करनी है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय स्तर पर आता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो द्वितीय पोषण स्तर यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आता है, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर नहीं आता, ये आता है फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर, तो ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर बात करें छोटे मांसाहारी की, तो छोटे मांसाहारी एक तरीके से इनका जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है, आप देख रहे हैं ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है यहाँ पे, ठीक है, ये छोटे मांसाहारी यानी कि फॉक्स, तो ये इसका राइट आंसर ये सही है। और ऑटोट्रॉफिक की बात करें यानी कि स्वपोषी की, तो ये प्रथम पोषण स्तर यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है इनका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्न में से किसका स्त्राव नहीं करती? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक वॉल डू नॉट सेक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां देखते हैं आप, तो स्टमक में पेप्सिन, HCl, लार नहीं होता, सलाइवा नहीं होता, श्लेष्मा होती है। देखिए लार जो है, अगर हम बात करें आमाशय की यानी कि स्टमक की, किसकी, स्टमक की, ठीक है, तो इसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये वे ग्रंथियां होती हैं जो आमाशय में पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसको अंजाम देने के लिए जरूरी पदार्थों का स्त्राव करती है, उनका सेक्रेशन करती है। ये ग्लैंड्स मुख्य रूप से पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा का सेक्रेशन करती है, यानी कि उनका स्त्राव करती है, जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने के में काम होती है, भोजन को डाइजेस्ट करने में काम आती है, ठीक है। और अब इनको अगर बात करें वन बाय वन, पेप्सिन की अगर हम बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो है यह एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक करने का काम आता है, प्रोटीन को एक तरीके से ब्रेक करता है, ठीक है, और उसे पचाने में मदद करता है। ये ब्रेक कर दिया प्रोटीन को, फिर उसे एक तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जठर ग्रंथियां पेप्सिन का स्त्राव करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई मीट या अंडे खाते हैं तो पेप्सिन इनका पाचन करता है। अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यानी HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी
आमाशय यानी कि स्टमक में पाए जाने वाला एक अत्यधिक अम्लीय, बहुत ज़्यादा इसका एसिडिक नेचर होता है। यह पेट में बैक्टीरिया को मारने यानी कि बैक्टीरिया को स्पॉइल करने और पेप्सिन को सक्रिय करने में, ये जो पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम है उसको, ठीक है, तो ये इसका काम होता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और अगर बात करें लार की यानी कि सलाइवा की, तो सलाइवा लार कहाँ बनती है, ये बनती है माउथ में यानी कि मुंह में, न कि ये आमाशय में। यह भोजन को नरम और गीला करती है ताकि उसे निगलना आसान हो सके। अच्छा, भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। और मुख में क्या होती है, सलाइवा होती है, लार होती है, जो कि उसको सॉफ्ट करती है, किसको, भोजन को, और गीला करती है ताकि उसे हम निगल सकें आसानी से, किसमें, ईसोफेगस के द्वारा। तो लार के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू कर देता है। तो यहाँ से एक आता है प्रश्न कि लार जो है किसका पाचन करती है, लार कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेस्ट करती है, लेकिन यह आमाशय ग्रंथियों का स्त्राव नहीं करती। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें एक म्यूकस की, ये क्या होती है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। ठीक है, म्यूकस क्या होती है, यह पदार्थ आमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ये आमाशय है तो ये एक तरीके से दीवार बनाती है। कौन, म्यूकस एक दीवार की तरह होती है। ठीक है, जो कि आमाशय की जो दीवार का है उसको, म्यूकस जो है एक झिल्ली की तरह होती है। ठीक है, जो कि आमाशय की दीवार को सुरक्षा देती है यानी कि उनका प्रोटेक्शन करती है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन है, ये ऐसे जो एंजाइम्स जो स्त्रावित होते हैं, ये उनसे आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त न हो जाए उससे रक्षा करने कार्य करती है। कौन, श्लेष्मा। ठीक है, ये श्लेष्मा। तो श्लेष्मा का जो स्त्राव जठर ग्रंथियों द्वारा होता है और यह पेट के अंदर की परत को सुरक्षित रखती है। ठीक, तो हमने अगर ब्रीफली देखें तो हमने देखा कि जो पेप्सिन है यह जठर ग्रंथियां स्त्रावित करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये भी जठर ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं। ठीक है, और श्लेष्मा जो है ये भी जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होती है, लेकिन लार जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आता है तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स जैसे कछुए, मगरमच्छ, इनका जो लिंग निर्धारण है यानी कि ये पर्यावरणीय कारकों और विशेष रूप से टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। इसका मतलब यह है कि इन जीवों के लिंग का निर्धारण उनके अंडों के इंक्यूबेशन के दौरान टेम्परेचर द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया एक तरीके से टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। टेम्परेचर डिटर्मिनेंट सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं अगर टेम्परेचर कुछ रेप्टाइल्स के लिंग का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि अगर कोई बात करें कछुए की, तो कछुए के अंडे यदि हाई टेम्परेचर पर रखे जाएं तो अधिकतर मेल कछुए होंगे। ठीक है, मेल कछुए पैदा होंगे, और जबकि अगर लो टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर अगर हाई होता है तो मेल कछुए पैदा होंगे, और अगर टेम्परेचर जो है वो अगर लो कर दिया जाए, लो रखा जाए तो अधिकतर जो है वो फीमेल कछुए जो हैं वो पैदा होंगे। ठीक है, तो फीमेल कछुए बनेंगे। तो इस तरह से मगरमच्छ में भी यही होता है। तो जो भी रेप्टाइल्स हैं उनमें टेम्परेचर बहुत मेन फैक्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, गलत कथन का चयन करना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो गलत कथन देखते हैं क्या है, मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है। देखिए जो मेल गेमेट्स हैं वो स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ये गलत है। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए, ये स्टिग्मा तो कहाँ होता है, स्टिग्मा तो यहाँ होता है जो कि चिपचिपा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। कहाँ होता है, ये देख रहे हैं आप, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि पोलन ग्रैंड से जब मेल पार्ट्स एंथर से यहाँ आते हैं तब ये चिपकता है यहाँ से। तो ये उसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं मैंने, अच्छा मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है एक फिगर जो कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्क्राइब भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करें तो जो ये वर्तिकाग्र है यानी कि वर्तिकाग्र मतलब ये जो स्टिग्मा है, ये नहीं दिख रहा होगा, ये जो स्टिग्मा है ये यहाँ होता है, ये स्टिग्मा है। ठीक है, जो कि पोलन ग्रेन्स को अपने पर चिपका लेता है। ठीक है, तो ये गलत है। मादा युग्मक होते कहाँ हैं, मादा युग्मक तो ओव्यूल से बनते हैं। मादा युग्मक की अगर बात करें यानी कि एग सेल, वो कहाँ बनते हैं, वो तो ओवरी में बनते हैं। ये जो ओवरी है ये क्या है, ओवरी, यहाँ बनते हैं मादा युग्मक तो।
ठीक है, यानी कि एग सेल, ये देख रहे हैं आप, ये एग सेल ये यहाँ बन रहा है, तो ये जो गलत है ऑप्शन, इसका ए गलत है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, ये परागकण यानी कि पॉलिनेशन के द्वारा स्थित होती हैं, पॉलिनेशन के द्वारा निर्मित होती है। ये पॉलिनेशन हो रहा है जब यहाँ से यहाँ जाएंगे कौन, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जो कि मेल पार्ट में ही बनते हैं, ठीक। निषेचन से हमें युग्मक प्राप्त होते हैं, बिल्कुल, जब पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो ये पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। पोलन ट्यूब जब फॉर्मेशन होती है तो वहाँ से पोलन ट्यूब जो है ये ओवरी तक जाती है, और ये पोलन ट्यूब यहाँ पर स्टाइल है जो कि इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, स्टाइल के माध्यम से होते हुए पोलन ट्यूब यहाँ तक जाती है, ओवरी तक, ठीक। तो ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन से हमें युग्मक प्राप्त होते हैं। तो जब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, गेमेट्स का निर्माण होता है, ठीक है, जो यानी कि फीमेल गेमेट्स से हमें मेल गेमेट्स जब बनते हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं युग्मज का निर्माण होता है, यानी कि एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। फिर बनते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, बिल्कुल, यहाँ पर जो मेल पार्ट है स्टामेन और फीमेल पार्ट पिस्टिल, इनका सबका मिलाकर के जो कार्य होता है वो एक तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। कौन सी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। यहां एक तरीके से ये इसका आंसर नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बात करें सबसे अधिक संख्या में मौजूद जो एक तरीके से बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं, वो होंगे प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। देखिए गाइस, इकोसिस्टम में कई तरह के जैविक घटक होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एनर्जी का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करते हैं। ये घटक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और डिकम्पोजर्स, ठीक है, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और जो डिकम्पोजर यानी कि अपघटन वाले, ये सब एक तरीके से होते, ये फैक्टर, ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब इनको अगर हम समझें तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, देखिए प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है उत्पादक, यानी कि ये वे जीव होते हैं जो अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। किससे, सूर्य से प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी कि ये उससे खुद भोजन बनाते हैं, उसे हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से ये भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। पौधे यानी कि प्लांट्स सबसे आम उत्पादक होते हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं और खुद भोजन बनाते हैं। इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए कह सकते हैं प्रोड्यूसर की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें प्राइमरी कंज्यूमर्स की, यानी कि जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर की अगर बात करें तो ये वे जीव होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं, यानी कि किनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अभी हमने फूड चेन पढ़ी थी ना, वहां पर क्या बताया था कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं इनका कौन सा लेवल होता है, इनका सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन कौन किसका होता है, वो होता है प्रोड्यूसर्स का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉफी बोलते हैं, स्वयपोषी बोलते हैं, जिनमें आते हैं प्लांट्स। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये सेकेंडरी जो ट्रॉफिक लेवल है वो होते हैं, ठीक है। और प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं, ये जो प्राइमरी यानी कि प्रोड्यूसर्स, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी जो जानवर हैं जो कि लिविंग हैं, वो सब इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। बात करें अगर द्वितीयक उपभोक्ता की यानी सेकेंडरी उपभोक्ता की, तो सेकेंडरी कंज्यूमर ये वे जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर डिपेंड रहते हैं। किस पर, प्राथमिक उपभोक्ताओं पर। ये मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस हो सकते हैं, जैसे कि लोमड़ी, शेर या लोमड़ी वगैरह, ये जो छोटे मांसाहारी जानवर हैं, ये वे होते हैं, ठीक। और अगर बात करें तृतीयक उपभोक्ता की यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स की, तो ये उच्च श्रेणी के मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, जो बड़े बड़े मांसाहारी जानवर हैं, उनकी संख्या वो किस में कंसिडर होते हैं, वो टर्शरी कंज्यूमर में कंसिडर होते हैं। ये किस पर डिपेंड रहते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। अच्छा, इनका जो ट्रॉफिक लेवल होता है कौन सा होता है, इनका ट्रॉफिक लेवल होता है फोर्थ, ठीक है। और इसके बाद में तो डिकम्पोजर आ जाता है, जिनका ट्रॉफिक लेवल होता है कौन सा, फिफ्थ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, यानी उत्पादक, ये जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट, वैसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जो कि सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, किसमें, हमारे इकोसिस्टम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्न में से किससे प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर इसका टू द पॉइंट आंसर होगा, वो होगा मात्रक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से, यानी कि मैटरनल डीएनए के
रिस्पेक्ट में पैटर्नल डीएनए से अधिक होता है। क्या? एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस करती है कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेट्स की, यानी कि सामान्य लक्षणों की, जो कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था, तो साथ ही जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आसपास, मतलब कुछ ही कॉन्सेप्ट है उनसे फ्रेम किए जा रहे हैं मल्टीपल शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें ट्रेट्स की, यानी कि लक्षणों की, तो लक्षण उसके डीएनए से निर्धारित होते हैं। किससे? डीएनए से निर्धारित होते हैं। डीएनए में मौजूद जानकारी की वजह से ही हम यह जान पाते हैं कि किसी जीव का रंग कैसा होगा, उसकी आंखों का रंग क्या होगा, या उसका आकार कितना बड़ा होगा। तो ये जो डीएनए है, ये मैटरनल और पैटर्नल, ये दोनों से आते हैं। अगर हम बात करें मैटरनल और पैटर्नल दोनों के डीएनए के समान रूप से की, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैटरनल डीएनए की तुलना में पैटर्नल डीएनए जो अधिक होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये सही होता है। क्यों? कि जो पैटर्नल डीएनए का जो इफेक्ट है वो कुछ विशेष मामलों में ज़्यादा होता है। जैसे कि पुरुष का युग्मक जो स्पर्म है वो अक्सर वाई क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जो केवल पिता से ही आता है। इसके अलावा कुछ लक्षण जैसे कि हड्डियों की बनावट आदि पिता से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फीमेल में तो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम और मेल्स में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। तो हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस करता है वो कौन करता है? मेल गेमेट्स करता है, ठीक है, मेल, ठीक है, मेल डीएनए, यानी पैटर्नल डीएनए एक तरीके से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें हम कि चयापचय प्रक्रिया होती क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक तरीके से ये एक प्रोसेस है। कौन? मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं और बनते हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है? जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और शरीर सही तरीके से काम करें, ये एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो है जैविक प्रक्रिया, ये कौन किसके द्वारा निष्कासित होती है? यानी कि जो मेटाबॉलिकल, यानी कि हमारे शरीर से जो हानिकारक, यानी कि जो वेस्टफुल मेटाबॉलिकल जो वेस्ट हैं उनको रिमूव करता है। कौन करता है? किसके द्वारा होता है? ये होता है एक्सक्रेशन के द्वारा, ठीक है। एक्सक्रेशन के द्वारा एक तरीके से इसको निष्कासित किया जाता है। हमारे शरीर में खाना पचने के बाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है। बाहर निकालना जरूरी होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रेशन। अगर बात करें हम परिवहन की, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्ट की, तो यह परिवहन का मतलब होता है किसी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे कि ब्लड, तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन, ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो एक स्थान से, यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, लेकिन यह अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रोसेस नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ये तो है ही नहीं, ठीक है। बात करें डेफिकेशन की, यानी कि मल त्याग की, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर खाद्य पदार्थों के पचने के बाद में जो अपशिष्ट बचते हैं उन्हें बाहर निकालता है, ठीक है। तो और बात करें उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन जो है यानी कि एक्सक्रेशन, तो यह सही है। यानी कि यह जो हानिकारक मेटाबॉलिकल जो अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया, कौन? यूरिया, CO2, और जैसे कि वेस्ट वाटर, ठीक है, जो पानी काम नहीं आता, इन सबको बाहर निकालने कार्य कौन करता है? एक्सक्रेशन सिस्टम करता है। अगर बात करें इसमें, तो इसमें जो मेनली जो फंक्शन करते हैं वो कौन से होते हैं? किडनी, यानी गुर्दे, किडनी, लंग्स, फेफड़े, जो कि ऑक्सीजन और CO2 के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं स्किन, यानी कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो स्किन के माध्यम से ही पसीने के तौर पर बाहर निकलती है, उनका एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सब एक्सक्रेशन सिस्टम में कंसिडर होते हैं। बात करें अगर सेक्रेशन की, यानी स्त्राव की, तो स्त्राव का मतलब होता है कि शरीर के अंगों से कुछ विशेष पदार्थों का बाहर आना, जैसे कि लार, ठीक है, पसीना, है ना, या हार्मोन, हार्मोन। तो ये क्या करते हैं? ये सेक्रेशन करते हैं, ठीक है। पसीना जो है उत्सर्जन में काफी इतना ज्यादा वो होता नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। ये सेक्रेशन का ही एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें कंसिडर होता है कौन? जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। यानी कि ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रोसेस नहीं है, तो ये उत्सर्जन इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं जाइलम का कार्य क्या है। तो जाइलम का मतलब क्या समझते हैं आप? जाइलम को पकड़िए आप जल से, क्या? जल, जे फॉर जल और जे फॉर जाइलम, ठीक है। तो जाइलम पौधों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि जल यानी वाटर और
खनिज का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। यानी कि पौधों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए, ये पौधा है उसको अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जल को, वो जाइलम का काम करता है। ठीक है, अगर बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की, यानी भोजन का संचार की, तो इसमें क्या है, ये जो काम है ये किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि यह इस जो प्रक्रिया में क्या होता है, फ्लोएम एक ऐसी सिस्टम है जो पौधों के पत्तों से तैयार भोजन को, अगर मान लीजिए कोई भोजन तैयार हो रहा है, तो यहाँ जो भोजन तैयार हो रहा है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, बात करें अगर वसा के संचार की, यानी कि फैट के संचार की, तो एक तरीके से ये जाइलम में नहीं होता। ठीक है, पौधों में वसा का कोई बड़ा संचार कार्य नहीं होता। ठीक है, यदि होता भी है तो वो अन्य कोशिकाओं के माध्यम से होता है, लेकिन जाइलम से नहीं होता। और प्रोटीन का संचार की बात करें तो प्रोटीन का संचार भी जाइलम से नहीं होता। प्रोटीन का काम पौधों की कोशिकाओं में होता है, लेकिन उसका संचार फ्लोएम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, और ये जो है ही वाटर और मिनरल का जो संचार है, ट्रांसपोर्टेशन है इसका, वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। अच्छा, आकार बदलता रहता है ये कैसे समझते हैं। कुछ कोशिका का आकार क्या है, स्थिर होता है, यानी स्टेबल होते हैं, उनका आकार हमेशा एक जैसा ही रहता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका आकार समय समय पर बदल जाता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा। अमीबा कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जो कि अपना आकार कभी भी बदल लेता है। ये इसके कुछ होते हैं फॉल्स फीट होते हैं, यानी जिन्हें हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फॉल्स फीट। फॉल्स फीट, मान लीजिए अमीबा को खाना खाना है। ठीक है, अगर ये खाना पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, अपनी जो ये जो फॉल्स फीट है, यानी कि जो इसके जो सूडोपोडिया हैं, ये इनको फैला लेगा और इस खाना को अपने अंदर संभालेगा और फिर दोबारा से अपनी उस कोई सी भी शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब अमीबा का अगर जैसे ये विखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है इसका, तो ये क्या है, दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका भी शेप ऐसी होती है इरेगुलर। ठीक है, यानी कि कभी भी अपना शेप बदल जाती है। बात करें नर्वस सिस्टम की, नर्वस सेल की, नर्व सेल की, तो नर्व सेल का मतलब होता है न्यूरॉन्स। यानी इनका जो आकार आमतौर पर स्टेबल होता है, यानी कि बदलते नहीं हैं, स्टेबल होती हैं। इनका जो आकार है वो लंबा और शाखाओं वाला होता है। इनका जो आकार है नर्व सेल का लंबा होता है और इनमें ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ब्रांचेज होती हैं, लेकिन ये आकार नहीं बदलती। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है जो न्यूरॉन है, यानी कि तंत्रिका संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अमीबा की हमने बात की थी क्या, कि यह एक तरीके से एक कोश के जीव है। ठीक है, और इसका जो आकार वो लगातार बदलता रहता है। अमीबा अपने शरीर को अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाता और घटाता है। ठीक है, इसमें जो सूडोपोडिया, यानी कि जो झिल्ली की अस्थायी शाखाएं बनाकर किसी भी दिशा में बढ़ता है, ये सूडोपोडिया होते हैं, ये किसी भी दिशा में बढ़ सकती हैं और इसका आकार बदल सकता है। ठीक है, अब बात करें एक सेल की, यानी अंडाणु की, तो अंडाणु जो है वो इनका भी आकार स्थिर होता है और ये एक तरीके से स्फेरिकल शेप में होते हैं, यानी कि गोलाकार शेप में होते हैं। ठीक, बात करें चिकनी पेशी, यानी कि स्मूथ मसल की, तो इनका भी ये जो है स्मूथ मसल्स, इनके कोशिकाओं का आकार आमतौर पर स्थिर होता है। हालांकि ये सिकुड़ती है और फैलती हैं, लेकिन आकार में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए डंबर उठाते हैं, तो डंबर उठाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम तो आप मतलब जो मसल्स हैं आपकी वो एक तरीके से एनहेंस होंगी। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ देर बाद वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टेबल होती हैं मसल्स, यानी इनका जो आकार वो स्थिर होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, अमीबा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती। कोई भी झिल्ली नहीं होती। अगर हम बात करें कोशिकाओं में झिल्ली की, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती, जैसे कि विषाणु, यानी वायरस। वायरस में क्या होता है कि एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अगर हम इससे देखें किसको, वायरस को, तो ये इसकी जो संरचना है एक तरीके से किसी भी प्रकार की कोई कोशिका संरचना इसमें नहीं होती। ठीक है, यह केवल एक प्रोटीन के कोड और जीनोम, यानी आरएनए या डीएनए से बना होता है। प्रोटीन के, ये एक तरीके से प्रोटीन कोड या फिर यूं कहें डीएनए या आरएनए से फॉर्म होता है। कौन, वायरस। इसमें किसी प्रकार के कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, यह खुद से जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, हमने कई बार देखा कि वायरस एक तरीके से खुद से जीवित नहीं होता है। इसको ये डिपेंड रहता है कि कब इसको कोई ऐसा जीव मिले जहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो ये किसी भी जीवित कोशिका में प्रवेश करके अपना अस्तित्व बनाता है। ठीक है, नहीं तो ये सालों सालों तक, लाखों करोड़ों साल तक ये अपनी उस कंडीशन में रह सकता है। और जैसे ही इसको कोई ऐसा जीव मिला, यानी कि ये कुछ ऐसा जो लिविंग सेल्स मिली, तो वहाँ पर ये अपने आप को एक्टिव कर लेगा।
ठीक है। बात करें अगर कवक कोशिका की, अच्छा जंतु कोशिका की अगर बात करते हैं, तो जंतु कोशिका लिविंग सेल्स होती है इनमें, जंतु कोशिकाओं में मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल होती है, काफ़ी और लिविंग जो सेल्स होती है उनमें जो अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं और काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें, ठीक है। प्लांट कोशिकाओं में भी अंदर, प्लांट कोशिकाओं की अगर बात करें तो ये प्लांट, वन सेकेंड गाइस, हाँ ये प्लांट अगर कोशिका की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके आउटर में सेल वॉल होती है। लिविंग सेल में भी ये न्यूक्लियस है, ये सेल है और यहाँ पर अंदर सेल वॉल होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका और कवक कोशिका, और कवक कोशिकाओं की अगर मैं बात करूँ फंगस सेल की, तो इसमें प्लाज्मा से घिरी होती हैं। जो कवक की जो कोशिकाएं होती हैं ये प्लाज्मा से घिरी होती हैं, ठीक है। तो कि और इसी के साथ साथ ही एक कोशिका भित्ति भी होती है, किसमें, फंगस में, इसमें सेल वॉल भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। तो एक कोशिकीय अमीबा है, पैरामीशियम है और क्लेमिडोमोनास है। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन प्लांट्स ये एक कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। यानी कि पौधों के शरीर में कई कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर के विभिन्न अंगों जैसे कि लीव्स, जड़, तने, स्टेम्स आदि का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक आम का पेड़ जिसमें लाखों कोशिकाएं होती है और ये एक मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होता है। बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि यह हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। यानी कि यह तंत्र हार्मोन्स का स्त्राव करता है। अंतःस्रावी तंत्र की बात करें यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये हार्मोन का सेक्रेशन भी करता है, हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, हार्मोन्स का स्रावण भी करता है और जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विकास, डेवलपमेंट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी कि एनर्जी को किस तरीके से यूज़ करना है, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। और भी अन्य फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर थायराइड ग्रंथि, थायराइड है ना, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और भी सारे अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती है। तो ये सब अंतःस्रावी तंत्र के अंग हैं जो हार्मोन का स्त्राव करके शरीर में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेट रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। अगर हम बात करें श्वसन तंत्र की यानी रेस्पिरेशन सिस्टम की, तो रेस्पिरेशन सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनका जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का शरीर के, ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश और CO2 का शरीर से बाहर निकालने का होता है, ठीक है। CO2 का बाहर निकालने का काम होता है किसका, रेस्पिरेशन सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का नियंत्रण और समन्वय यानी उनका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट तंत्र करता है, लेकिन यह तंत्र शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने का काम नहीं करता। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट किसका करता है कि भाई कितनी ऑक्सीजन आनी चाहिए, कितनी CO2 बाहर निकलनी चाहिए, इसका सिर्फ वही काम है। ये जो शरीर के जो विभिन्न फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर और अन्य एक्टिविटीज़ होती है उनमें इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसमें है फेफड़े, है ना, नेजल पैसेजेस यानी कि नक्सिकाएँ, तो ये श्वसन तंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन ये वे सीधे शरीर के नियंत्रण और समन्वय में भूमिका निभाते नहीं हैं। कौन, लंग्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, ये केवल भोजन को पचाने में सहायक होती हैं, ठीक है। पाचन तंत्र में इसका रोल होता है, ना कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने या उनके कोऑर्डिनेशन में इसका रोल होता है। बात करें उत्सर्जन तंत्र की, तो ये जो भी वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने काम करता है, जैसे कि किडनी, मूत्राशय, ठीक है। और ये सब जो है एक तरीके से अपना अपना काम करते हैं तीनों सिस्टम। इनका कोई रोल नहीं होता कि शरीर में कैसे कंट्रोल रखना है और उनका कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। ये अंतःस्रावी तंत्र ही करते हैं जहाँ से हार्मोन्स, तरह तरह के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। तो इसको अगर देखें हम तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा केंचुआ, ठीक, ऑप्शन डी। अगर हम समझें कि विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन ये इसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस अमीबा में होता है, लेशमानी में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। अमीबा की अगर बात करूं मैं तो अमीबा एक यूनिसेलुलर जीव है,
ठीक है, कई बार हम देखते आ रहे हैं अमीबा एक कोशिका जीव है और यह विखंडन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अमीबा अपनी एक कोशिका, जैसे कि ये अमीबा मान लीजिए, ठीक है, तो यह एक कोशिका को अपने 2 भागों में विभाजित कर लेता है, ठीक है, 2 भागों में विभाजित करके, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार 2 नए अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे अगर बात करें लेशमानिया की, इसकी लेशमानिया की, तो लेशमानिया भी एक तरीके से शरीर के अंदर जाकर रिप्रोडक्शन, लेशमानिया जो है एक परजीवी है, क्या है, पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक, ठीक है। ये क्या करता है, ये शरीर के अंदर जाकर के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यह भी विखंडन द्वारा अपने प्रजनन की प्रक्रिया पूरी करता है, ठीक है, किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा। और यह अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर लेता है। अगर बात करूँ मैं प्लाज्मोडियम की, जो कि मलेरिया के कारण होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो यह भी विखंडन यानी बाइनरी फिजन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यह अपने जीवन चक्र में कई बार कोशिका का विभाजन करता है, कई बार कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है, और नए प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, विशेषकर किसमें, लीवर में, और विशेषकर किसमें, लीवर में और ब्लड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो केंचुआ एक ऐसा जीव है जो कि विखंडन द्वारा नहीं होता इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन यानी कि युग्म द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, केंचुआ में। इसका शरीर 2 हिस्सों में विभाजित होता है, लेकिन यह एक प्रकार का युग्म करता है जिसमें मेल और फीमेल केंचुआ मिलकर के अंडे देते हैं, एक्स बनाते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बाइनरी फिजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। जैसा कि अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बताया था इसी सेशन में, कि जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, स्पाइनल कोड और मस्तिष्क, ब्रेन, ये दोनों मिलकर के CNS का निर्माण करते हैं, किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है, जो कि मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होता है। यह पूरे शरीर में संदेशों का, मैसेजेस का आदान प्रदान करता है, किससे, ब्रेन से, ठीक है, जो कि हमारे सोचने, समझने और जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मस्तिष्क से विचार किया जाता है और मेरुरज्जु जो है वो शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश भेजता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। और हमने ऑप्शंस की काफ़ी सारी एक बार बात कर ही ली है। ये होता है ANS, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, ठीक है, सांस लेना, ये सब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये CNS के बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि CNS इसी का एक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कि पूरे बॉडी से जो भी सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि एक नेटवर्क होता है, क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है। और CNS की हमने बात की थी कि इसमें एक मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर के किसका निर्माण क्या बनाते हैं, CNS बनाते हैं, ठीक है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के तरल पदार्थों के प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। अगर बात करें प्रोटोप्लाज्म की तो ये शब्द दिया किसने, पुरकिंजे ने। अगर बात करें विर्चो की तो विर्चो ने कहा था कि किसी भी कोशिका का विकास पहले से मौजूद कोशिका से होता है, ठीक है। और फिर बात करें रॉबर्ट हुक की तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, 1665 में एक तरीके से सेल का नामकरण किया, नामकरण, ठीक है, किसमें, इन्होंने कहाँ देखी थी सबसे पहले सेल, इन्होंने देखी थी एक पेड़ की कॉर्क पर, यानी कि एक डेड सेल देखी थी, किसमें, कॉर्क में। और हालांकि उन्होंने कोशिका के अंदर की संरचनाओं के बारे में लिखा, लेकिन वह प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ नहीं पाए, कौन, रॉबर्ट हुक। और पुरकिंजे ने तो इसको इजाद किया था, यानी कि उनका जो शब्द है प्रोटोप्लाज्म, ये पुरकिंजे साहब ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, किसकी, नाभिक की, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की। और यानी कि इन्होंने बताया था कि कोशिका के अंदर एक केंद्रीय भाग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए चैनल के रूप में कार्य करता है। साथियों, मैंने आपसे बात की थी जब कोशिका को डिजाइन किया था, कोशिका को जब देखा था वहां पे एक कोशिका होती है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि नाभिक, ठीक है। तो यहाँ एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर का एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ भाग होता है, ठीक है, फैला हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन, किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है।
ये दो प्रकार से होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ की अगर बात करें तो ये राइबोसोम से जुड़ा होता है। किससे? राइबोसोम से। R4 रफ, R4 राइबोसोम। जैसे यहाँ पर छोटे छोटे प्रोटीन के एक तरह के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रफ होता है। रफ होता है, रफ का मतलब ये RER, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब बात करें स्मूथ की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये फैट फैट वसा यानी, ठीक है, जिसे हम फैट बोलते हैं, वसा भी बोलते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स, इनका निर्माण करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए ER कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये एक पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि ATP का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यानी कि ATP नामक एक ऊर्जा का उत्पन्न करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, किसका? कोशिका का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हमने बात कर ही ली अभी। लाइसोसोम की अगर बात करें तो यह आत्मघाती थैली है, किसकी? कोशिका की। सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं इसे। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है, किसमें? प्लांट्स में पाया जाता है, और यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिवारी दबाव तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? प्रतिवारी दबाव क्या होता है? ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वह तंत्रिका क्रिया है, यानी कि वह नर्वस प्रोसेस है जो बहुत जल्दी और बिना किसी सोचे विचार के होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका हाथ जल जाए तो तुरंत आप उसे, किसी भी कोई गर्म वस्तु से अगर आपका हाथ टच हो जाए तो आप तुरंत अपने हाथ को खींच लेंगे, ठीक है, तुरंत खींच लेंगे। अब हम समझते हैं कि यह प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से में होती है। अगर हम बात करें अनुमस्तिष्क की, किसकी? अनुमस्तिष्क की, तो अनुमस्तिष्क क्या होता है? सेरेबेलम कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सेरेबेलम, ठीक है। अनुमस्तिष्क का मुख्य काम होता है बॉडी के एक तरीके से संतुलन में, शारीरिक संतुलन, ठीक है, जो हमारी बॉडी का संतुलन है उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है, ठीक है, अनुमस्तिष्क में होता है जो, ठीक है। जे और बात करें सेरिब्रम की, यानी अग्र मस्तिष्क की, तो यह एक तरीके से अग्र मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, फोर ब्रेन। यह सोचने, समझने और भावनाओं से संबंधित होता है, सोचने, समझने और फीलिंग से रिलेटेड होता है, यानी निर्णय लेने से रिलेट करता है। बात करें मेडुला की, यानी मध्यांश, तो यह हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, हार्ट बीट यानी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, हार्ट बीट हो गया, और रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, श्वास लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, ठीक है, और ब्लड प्रेशर, BP, तो इनकी जो एक तरीके से स्वचालित जो क्रियाएं होती है, यानी कि वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करता है कौन? मेडुला, ठीक है। बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, यानी कि मेरुरज्जु की, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसको अगर और अच्छे से समझें तो स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा है जो ब्रेन और शरीर के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है। ब्रेन और जो अन्य बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उनसे जुड़ा होता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरुरज्जु। जब हम हाथ जलने पर तुरंत खींचते हैं तो यह एक रिफ्लेक्सिव एक्शन, कौन सा? रिफ्लेक्सिव एक्शन, यानी प्रतिवारी दबाव एक तरीके से ये प्रेशराइज करता है, ठीक है, जो मेरुरज्जु में उत्पन्न होता है, किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले ही रिएक्शन दे देता है कि हाथ हटा लीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एक्शन का मतलब ये होता है कि वेट नहीं करता ये कि ब्रेन तक सिग्नल जाए फिर वहां से रिस्पॉन्स आए कि हाथ हटाना पड़ेगा, नहीं, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में ही ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है कि जैसे ही कोई गर्म चीज पर हाथ टच हुआ तुरंत इसको हटा लेगा, ठीक है। तो ये मेरुरज्जु का ही रिस्पॉन्स होता है, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ब्लड शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड किस में छोड़ने के लिए लाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा कुपिका, यानी एल्वोली। एल्वोली क्या चीज़ है? देखिए, एल्वोली हमारे शरीर में छोटे छोटे वायु कोश होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वायु कोश होते हैं जहां पर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, और इसके बदले में हमें क्या मिलता है? इसके बदले में हमें मिलता है ऑक्सीजन, O2 गैस। जब ब्लड बॉडी के विभिन्न
पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के लंग्स तक पहुंचते हैं, लंग्स में पहुंचते हैं, तो यह कहाँ जाता है, ये एल्वोली में जाता है, कूपिका में जाता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की हवा में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको बाहर की हवा में छोड़ दिया, बाहर के एटमॉस्फेयर में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जो कहाँ से होता हुआ निकलता है, जो एल्वोली से होकर हुआ निकलता है। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट है इनकी एक तरीके से प्लेलिस्ट जो 17 लेक्चर मैंने करवाए हुए हैं बायोलॉजी के इस चैनल पर, वहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से टू द पॉइंट समझाया हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की तो यहाँ पर आता है इंटेस्टाइन यानी कि आंत। तो आंत का मुख्य काम क्या होता है, डाइजेशन करना। क्या, किसका, डाइजेशन करने का, यानी कि भोजन को पचाने का और पोषक तत्वों का अवशोषण करने का काम होता है, जो कि हमारे शरीर के उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, भोजन से मिलने वाले जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी न्यूट्रिशंस हैं, वो सब ये काम करता है। कौन, इंटेस्टाइन। आंत कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का स्थान नहीं रखता। ठीक है, अगर हम बात करें आमाशय की यानी स्टमक की, तो स्टमक का काम भी भोजन को पचाने का और एंजाइम्स का स्त्रावन का होता है। किसका, एंजाइम का स्त्रावन का होता है। मेनली क्या होता है, एंजाइम को स्त्रावित करते हैं। ठीक है, ताकि शरीर को क्या मिल सके, पोषण मिल सके। ठीक है, अब बात करें ग्लेसिका की, तो ग्लेसिका शब्द का कोई वैज्ञानिक संदर्भ नहीं है वैसे तो, है ना, लेकिन अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, यानी कि इसमें अगर ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ये भी एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेट नहीं करता है। एल्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। साथियों, अभी हमने पढ़ा था कि अमीबा एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो कि वो अपनी शेप को कभी भी चेंज कर लेता है। ठीक है, इसका जो आकार है ये बिल्कुल इरेगुलर शेप का होता है और इसके जो ये हैं ये फॉल्स फीट होते हैं। क्या होते हैं, ये फॉल्स फीट होते हैं, यानी सूडोपोडिया बोलते हैं जिन्हें, सूडोपोडिया। ठीक है, ये अपना आकार बदलते रहते हैं। ये अपनी कोशिका की जो मेम्ब्रेन है उसको खींचकर और छोड़कर जो अपना जो रूप है वो उसमें कोई से भी रूप ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई भोजन अगर इसको लेना है तो ये अपना जो फोल्स स्वीट इनको एक्सपेंड करेगा और इस भोजन को अपने अंदर समा लेगा और फिर दोबारा इसकी जो आकृति वो सेम ऐसी हो जाएगी। ठीक, जो आंसर होगा इसका राइट आंसर इज ए, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन। साथियों, दो तरह के जीव होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार के सेल ऑर्गेनल की जिनको नीड नहीं होती। ये एकदम प्रो लेवल के खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, प्रो लेवल के खिलाड़ी होते हैं, इनको मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। ठीक है, ना तो ये न्यूक्लियस से मतलब रखते हैं, ना माइट्रोकॉन्ड्रिया, ना कोई जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर ये चीज़ होगी नहीं, जो सेल ऑर्गेनल होंगे नहीं, तो फिर सेल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या, जो यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे ही नहीं इसमें, तो फिर एक तरीके से अपने आप में ये प्रोकैरियोटिक में शामिल हो जाते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं अपने आप को। अगर मैं इजी वे में समझाऊं तो हमने पढ़ा था कि सेल में काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बात करूं मैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो इनमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती नहीं है। ये कहते ही नहीं है कि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये प्रो लेवल खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं तो ये मल्टी लेवल में होते हैं और यूनिसेलुलर एक तरीके से इन सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिनमें सेल ऑर्गेनल आवश्यक होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है। पुनर्जनन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें रीजनरेशन होता है। आखिर रीजनरेशन होता क्या चीज़ है, देखिए रीजनरेशन का मतलब होता है, मान लीजिए अगर कोई जीव है जिसको अगर आधा काट दिया जाए तो ये फिर से अपना जो है वो पूरा फॉर्मेशन कर लेता है, यानी पूरा जीव फिर से विकसित हो जाता है। ये एक रीजनरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो प्लेनेरियस का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें टिक की, तो टिक जो है एक पैरासाइटिक जीव है जो जानवरों के खून पर पलता है। ठीक है, इसमें रिजनरेशन नहीं होता। लिच की बात करें तो यह भी पैरासाइटिक जीव है जो कि अक्सर पानी में पाया जाता है और जानवरों को ये भी एक तरीके से ब्लड को चूसने काम करता है। ठीक है, और जो केंचुआ है यानी कि अर्थवॉर्म, तो इसमें कुछ हद तक यानी थोड़ा बहुत होता है पुनर्जनन। ठीक है, रीजनरेशन प्रोसेस होती है इसमें, लेकिन ये उतनी ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होती। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस है ये वाली, ये इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती। तो प्लेनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है, यानी विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन्स। तो यहां अगर बात करें वृद्धि हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। क्या, ग्रोथ हार्मोन।
इसे क्या बोलते हैं, GH हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, वहां से उत्पन्न होता है, और यह शरीर के सभी अंगों और टिश्यूज के विकास यानी उनके डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, मसल्स, स्किन और जो भी अन्य यानी अदर ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। जब इस हार्मोन की कमी होती है तो शरीर का विकास रुक जाता है, और इससे के अधिक उत्पादन से जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, एबनॉर्मल विकास होता है, हो सकता है, जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई, वो इसके एक तरीके से इरेगुलर होने के कारण होता है, किसके, वृद्धि हार्मोन के। ठीक, अब बात करें एड्रिनल हार्मोन की, तो एड्रिनल हार्मोन एक हार्मोन ऐसा है जो कि किसके द्वारा उत्पन्न होता है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। तो यह शरीर को एक तरीके से तनावपूर्ण यानी कि जब स्ट्रेस वाली स्थिति होती है या फिर कोई भी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज होती है उनमें यह तत्काल प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल हार्मोन जो रिलीज होता है उसे बोल सकते हैं हम फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। तो इसको ये इस स्थिति में काम करता है, यानी कि मरो और उड़ो, या फिर लड़ो या फिर उड़ो, ऐसे काम करता है, लड़ो और उड़ो। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और दिल की धड़कन तेज करता है, ठीक है। और शरीर को किस स्थिति में लेकर आता है, फाइट या फ्लाइट, ऐसी स्थिति में लेकर आता है कौन, एड्रिनलिन हार्मोन, अगर कोई खतरा दिखे तो। बात करें ग्लूकागॉन की, तो ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अग्नाशय से उत्पन्न होता है, कहां से, पेन क्रियास से, पेन क्रियास से, ठीक है, ये वहां से उत्पन्न होता है। यानी कि यह शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, किसके लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लूकागोन लीवर से शर्करा को छोड़ने में मदद करता है, कहां से, लीवर को शुगर को छोड़ने में, उसको रिलीज करने में मदद करता है। बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन भी एक तरीके से पेनक्रियाज से ही डेवलप होता है, ठीक है, वहीं से ही उत्पन्न होता है, और यह ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है, क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, कौन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। देखिए ग्लूकागॉन जो है वो अगर ब्लड में अगर शर्करा की कमी है यानी कि ग्लूकोज की कमी है तो ग्लूकागॉन लीवर से शर्करा को छोड़ने में मदद करता है। लेकिन अगर बात करें कंट्रोल की तो कंट्रोल इंसुलिन ही करता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज का जो कंट्रोल है वो कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। यानी कि यह जो ग्लूकोज है उसको कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए भेजता है, ठीक है। लेकिन यह अंगों के विकास को उद्दीप्त नहीं करता, ये उद्दीप्त का मतलब होता है स्टिमुलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है किसको, ऑल ऑर्गन्स की ग्रोथ में, ठीक। तो साथियों इस सेशन में जो पार्ट 1 है वो हम यहीं रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, और साथ ही हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हर क्वेश्चन के कंसेप्चुअल डिस्कशन आपको अगर बेनिफिशियल लगते हों, ठीक है, तो आपको क्या करना है चाहिए वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से खुद को अपडेट रखने के लिए आप यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है।